हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो ठीक होंगे तो आपने इससे पिछला लेक्चर भी देख लिया होगा जिसमें हमने प्रोटीन डीनेचुरेशन की बात की थी और प्रोटीन डीनेचुरेशन को बड़े अच्छे से देखा था। ठीक है ना। इसमें हम बात करेंगे प्रोटीन डिग्रेडेशन, यानी कि जो आपकी प्रोटीन होती है उसको वो स्वाहा कैसे होती है, इस बारे में हम देखेंगे। यानी कि ये प्रोटीन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। अब इस प्रोटीन को ख़त्म क्यों करना होता है हमारे शरीर में, तो इसके दो कारण हैं। ठीक है ना। एक तो ये कि हमारे शरीर में अनवांटेड, ठीक है ना, अनवांटेड प्रोटीन बन जाती है। ठीक है ना, उसके लिए। और दूसरी बात ये होती है कि जो हमारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, जो सेल ऑर्गेनल होते हैं या फिर जो सेल होती हैं, वे समय समय पर आपको पता होगा डाइड होती रहती हैं, मरती रहती हैं। ठीक है ना। तो जो उसके अंदर की जो प्रोटीन होती है, जो उन सेल के अंदर की प्रोटीन होती हैं, उनका भी डिग्रेडेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो एक एग्जाम्पल समझो। एक आपका पाया जाता है अमाइलोइड। ठीक है ना, अमाइलोइड। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है बट कोई नहीं। ठीक है ना। अमाइलोइड। अब ये क्या काम करता है, अमाइलोइड जो बनता है वो बीटा बीटा सीड्स बीटा सीड्स SHEET बीटा सीड्स, जो आपके हेलिक्स होता है, बीटा सीड्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, उससे मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है ना। और ये अमाइलोइड एक प्रकार की फिब्रस प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है, याद रखना है, एक प्रकार की फिब्रस प्रोटीन है। ये आपकी फिब्रस प्रोटीन है। ठीक है ना। तो ये जो अमाइलोइड है फिब्रस प्रोटीन है, बीटा सीड्स की मिलकर बनी हुई होती है, मतलब मोस्टली पार्ट इसमें बीटा सीड्स का आपका पाया जाता है। बट अब होता क्या है कि अमाइलोइड एवे बन जाती है, ये एवे बन जाती है। इसका कोई जल्द मतलब इसका कोई जल्दी से जो है फंक्शन नहीं है जो हमारे लिए इसेंशियल हो, बट ये फिर भी हमारे सेल्स के अंदर बनती रहती हैं। ठीक है ना। अगर ये हमारे सेल्स के अंदर मान लो ये प्रोटीन बन गई, जिसको हमने अमाइलोइड भी बोल दिया गया है, तो अब ये तो एक प्रोटीन है मतलब कुछ ना कुछ फंक्शन करेगी, या फिर कोई कोई अगर हमारा ऑर्गन सही से फंक्शन कर रहा होगा तो उस पर जाकर के इफेक्ट शो करने वाली है, यानी कि उसको काम से रोकेगी। ठीक है ना। तो एक प्रकार से ये बिल्कुल एकदम ख़त्म प्रोटीन है जो हमारे मतलब हमारे शरीर में नहीं बननी चाहिए। ठीक है ना। तो अब इस प्रोटीन, अगर ये प्रोटीन हमारे सेल्स के अंदर पाई जा रही है तो हमें काफ़ी सारी डिजीज हो सकती है, जैसे कि अल्जाइमर हो सकता है, एंसेफेलोपैथी हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, और ऐसे ही ना जाने कितनी सारी डिजीज होती है। ठीक है। रिमोटाइड अर्थराइटिस फैक्टर हो सकते हैं, जिसे जोड़ों का दर्द बोल देते हैं। ठीक है ना। और भी काफ़ी सारी डिजीज होती हैं। तो अब इन अनवांटेड प्रोटीन को हटाने का काम, यानी कि इनको तोड़ने का काम प्रोटीन डिग्रेडेशन के थ्रू होता है। तो एक बात तो समझ में आ गई हमारी ये कि भाई चलो अनवांटेड प्रोटीन बननी थी, अब इनका डिग्रेडेशन करना है, बात ठीक है। दूसरा काम क्या होता है कि आपको पता होगा हमारे शरीर में डेली की सेल बनती है और दोबारा से मर जाती है, बनती है बिगड़ती है, बनती है बिगड़ती है, इस प्रकार से होते हैं। तो जो सेल का, जिस सेल का डिग्रेडेशन हो, मतलब जो सेल मर रही है, जो सेल डेड हो रही है, ठीक है ना, अब इस सेल के अंदर भी तो हमारा प्रोटीन पाई जा रही है, इस सेल के अंदर भी हमारे प्रोटीन पाई जा रही हैं। ठीक है ना। तो अब उसका जो डिग्रेडेशन है, उस सेल का डिग्रेडेशन भी ज़रूरी है, तो ये भी हमारा बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम अब पढ़ने वाले हैं प्रोटीन डिग्रेडेशन, जो कि आपका एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ठीक है ना। आई होप लेक्चर ये थोड़ा लंबा जाए, क्योंकि इसमें दो बात समझने वाली हैं, और दोनों के दोनों अगर क्वेश्चन बनते हैं तो 4-4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 8 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आ गया CSIR में इस बार तो बल्ले बल्ले है। ठीक है ना, नहीं तो आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। ठीक है। तो देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं थोड़ा अब इस प्रोटीन डिग्रेडेशन को, कि प्रोटीन डिग्रेडेशन होता क्या है। ठीक है ना। तो प्रोटीन डिग्रेडेशन क्या है कि प्रोटीन डिग्रेडेशन इज अ सेट ऑफ प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ वन और मोर ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड इन ए प्रोटीन आइदर थ्रू कैटालाइसिस बाय द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कॉल्ड प्रोटीएज और नॉन एंजाइमेटिकली। तो मैंने अब क्या कह दिया वो देखने की कोशिश आप करो कि प्रोटीन डिग्रेडेशन में क्या होगा। ये डायरेक्ट काम करने वाला है पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर। ठीक है ना। डायरेक्ट क्या पर काम करने वाला, पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर, यानी कि यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का ही डिग्रेडेशन होने वाला है। अगर पेप्टाइड बॉन्ड का ही डिग्रेडेशन हो गया तो यानी कि जो हमारी प्रोटीन बनी हुई थी वही हमारी खत्म, उसी को हम कह देंगे टाटा एंड बाय बाय। ठीक है ना।
अब ये कैसे कैसे हो सकता है, या तो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के थ्रू हो, या तो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के थ्रू हो जिसको हम प्रोटीएज बोल देते हैं, या फिर ये हमारा नॉन एंजाइमेटिकली हो, या फिर ये हमारा कैसा हो, नॉन एंजाइमेटिकली हो। अब नॉन एंजाइमेटिकली में आपने एक ऑर्गेनल का नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम, जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। सुना है या फिर नहीं सुना, सुना है या फिर नहीं सुना है आपने लाइसोसोम। इस लाइसोसोम्स क्या होता है, लाइसोसोम्स को किसने डिस्कवर किया था, लाइसोसोम्स कब बनता है, लाइसोसोम्स कैसे बनता है, हम सब देखने वाले हैं सेल बायोलॉजी में, ठीक है ना। और जो लाइसोसोम में सिग्नलिंग होती है वो हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 में, सेल सिग्नलिंग में। यहाँ पर लाइसोसोम्स में हमें इतना नहीं पढ़ना, तो देखो अब ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम को हम यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे, सेल सिग्नलिंग में भी पढ़ेंगे, तो ऑलमोस्ट 3 यूनिट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा होता है, कुछ पोर्शन आपका ऐसा होता है कि आपको तीन तीन मतलब कुछ पोर्शन एक यूनिट में, फिर दूसरी यूनिट में, फिर तीसरी यूनिट में, तो आपको ये लाइसोसोम्स 3 जगह पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितना ज़रूरी है मैं वो बताने वाला हूँ। कभी आप फिर ये कहो कि सर आपने पूरा नहीं पढ़ाया है, तो पूरा भाई साहब आपके काम का नहीं, तो इसलिए मैं पूरा पढ़ा नहीं रहा। पूरा जहाँ पढ़ाने की ज़रूरत होगी मैं वहाँ पर आपको पूरा पढ़ाऊँगा। तो देखो अब जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वे होते हैं आपके प्रोटीएज, ठीक है ना। यानी कि अब जो प्रोटीन है 2 प्रकार से डिग्रेड हो सकती है, एक तो आपकी है बाय द हेल्प ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, और दूसरा आपका नॉन एंजाइमेटिकली यानी कि लाइसोसोम्स ऑर्गेनल के थ्रू। तो जो लाइसोसोम ऑर्गेनल्स होते हैं, जो लाइसोसोम ऑर्गेनल्स होते हैं उनके थ्रू, या फिर हमारे प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन जिसको हम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स बोल देते हैं, ठीक है ना, इनके थ्रू। अब देखो इनके क्या क्या काम होते हैं। जो आपका लाइसोसोम्स होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है ना। आपको पता होगा कि आपका जो सेल्स होती है, सेल्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनल होते हैं उनमें डबल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनल कौन सा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल कौन सा होता है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो थोड़ा याद रखने की कोशिश करना। एक न्यूक्लियस, एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, एक न्यूक्लियस, दूसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये दोनों आपके जो हैं डबल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनल होते हैं। बाकी जितने होते हैं वे आपके सिंगल मेम्ब्रेनल होते हैं। आई थिंक एक ऑर्गेनल और होता है डबल मेम्ब्रेन का, ठीक है ना। टोटल मिला के आपके 3 ऑर्गेनल होते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन के होते हैं, बाकी सारे के सारे आपके सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। तो अभी मुझे फिलहाल में वो याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, ठीक है ना, उसके थ्रू मुझे याद आ जाए, नहीं तो हम सेल बायोलॉजी में देखने ही वाले हैं। तो लाइसोसोमल कैसा आपका सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्रेजेंट इन एनिमल्स, यानी कि आपका कहाँ पर पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स में लाइसोसोम्स, यानी कि वर्टिब्रेट्स के अंदर जो सेल्स होती हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है ना। तो सभी में ये लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता, इस बात को भी ध्यान रखना। लाइसोसोम्स में डिग्रेडेशन करने के लिए आपको किसी भी एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। नॉन सेलेक्टिव होता है, यानी कि ये नहीं देखेगा कि प्रोटीन है या फिर कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, ये सब के लिए एक जैसा काम करेगा। प्रोटीन को भी तोड़ेगा, लिपिड को भी तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ेगा, यानी कि सबका डिग्रेडेशन करेगा, सबका बदला लेगा रे तेरा ये लाइसोसोम्स, ठीक है ना। तो ये सबको भाई साहब नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये है, इसके लिए प्रोटीन भी एक जैसा, प्रोटीन ने थोड़ी बहुत चालाकी करी, प्रोटीन ने अपने स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत डीनेचुरेशन करा, तो ले भाई साहब ले प्रोटीन। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा बदला, ले कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड ने थोड़ी सी चालाकी की, ख़त्म, स्वाहा, टाटा बाय बाय। लाइसोसोम्स के जंगल में अगर कोई सा भी आ गया तो वो गया, ठीक है ना, वो गया। इसके बाद इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन, यानी कि ये दोनों प्रोटीन पर काम करता है, चाहे वो आपकी इंट्रासेलुलर के लिए बनाई गई हो या फिर आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर के लिए बनाई गई हो, ठीक है ना। इसके बाद ये मे डिग्रेडेड इसका ही था, ठीक है ना। नॉट स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन डिग्रेडेशन, यानी कि यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन का मोलिकुलर वेट कितना है। प्रोटीन का मोलिकुलर वेट हो सकता है 100 डाल्टन हो, ठीक है ना, 100 डाल्टन हो, 100 किलो डाल्टन हो, या फिर ये प्रोटीन का जो नेचर है, प्रोटीन का नेचर आपका एसिडिक हो, बेसिक हो, या फिर कोई सी भी प्रोटीन हो। दुनिया के अंदर जितनी भी प्रोटीन पाई जा रही है, चाहे उनका नेचर कुछ भी हो, उन सबको डिग्रेडेशन करने का काम करता है ये लाइसोसोम्स। और केवल प्रोटीन को ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट अगर एक्स्ट्रा बने, मतलब जो भी
अब देखो आप तो सोच रहे हो कि यार हम तो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, बट हमें गुड फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ना, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी आपके काफ़ी टाइप के होते हैं जो बैड फॉर्म भी बनाते हैं। तो अगर बैड फॉर्म आए, गंदे बच्चे आए, तो लाइसोसोम इसको छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इतनी बात याद रखना बहुत अच्छी बात है, यानी कि इस लाइसोसोम्स के लिए ना ही एटीपी की ज़रूरत पड़ रही है, ना ही ये नॉन सेलेक्टिव है, ना ही इसको किसी अदर मतलब किसी भी अदर मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं किसी और की सहायता नहीं लेगा। और चाहे इसके लिए प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, कुछ भी हो, ये सबको बराबर समझता है, ठीक है ना, सब एक समान। अब इसके बाद दूसरी बात आती है प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन। प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन जैसे कि इसका नाम बता रहा है, ये केवल और केवल प्रोटीन पे ही काम करने वाला है। ये केवल और केवल प्रोटीन पे ही काम करने वाला है, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। यानी जो आपका प्रोटियोसोमल होता है उसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, एक प्रकार का एंजाइम्स हम उसको बोल सकते हैं, जो कि आपका मेम्ब्रेन लेस होता है। इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद प्रेजेंट इन बोथ पीके एंड यूके, यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में होता है। याद रखना यूकैरियोटिक में ये आपका न्यूक्लियस में भी पाया जाएगा, आपका साइटोसोल में भी पाया जाएगा, बट प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसलिए ये प्रोकैरियोटिक में केवल और केवल साइटोसोल में ही पाया जाता है। यानी कि प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन आपका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में सब जगह पर पाया जा रहा है, ठीक है ना। स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन डिग्रेडेशन ओनली, यानी कि प्रोटीन का ही डिग्रेडेशन कर सकता है, केवल और केवल प्रोटीन का ही। एटीपी डिपेंडेंट होता है, यानी कि इसको एटीपी चाहिए। लाइसोसोम को कोई एटीपी नहीं चाह रही थी, ठीक है ना, ये मेरे जैसा है, इसको कोई एटीपी नहीं चाह रही, चाहे प्रोटीन आए डिग्रेड चाहे कोई भी आए, सबको पढ़ाना है, ठीक है ना। बट ये सेलेक्टिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एटीपी देनी ही पड़ती है, और केवल वे आपको मतलब ठीक है ना प्रोटीन के हिसाब से ही प्रोटीन का डिग्रेडेशन करवाते हैं। इसके बाद ये वेरी स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है ना, वेरी स्पेसिफिक होते हैं प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद सेलेक्टिव होते हैं एंड इंट्रासेलुलर प्रोटीन इज डिग्रेडेशन, केवल और केवल इंट्रासेलुलर प्रोटीन को ही डिग्रेडेशन करते हैं, यानी कि आपको जो है इंट्रासेलुलर प्रोटीन का ही डिग्रेडेशन करवाते हैं, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन। जबकि जो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स आपका चाहे इंट्रा हो या फिर आपका एक्स्ट्रा सेलुलर हो, वो आपको जो है मतलब कि दोनों काम करते हैं, ठीक है ना। तो आप इस बात को याद रख लेना। तो आई होप अब इस स्लाइड में आपको कहीं से कहीं तक भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। अगर इतनी समझ में आई बात तो सही, नहीं आई तो भी सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं लाइसोसोम्स। हमने पढ़ा लाइसोसोम्स क्या है, एक ऑर्गेनल है। लाइसोसोम्स एक ऑर्गेनल है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉन स्पेसिफिक है, यानी कि सब जगह काम करेगा, चाहे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, या फिर कोई भी अदर मटेरियल हो, कोई भी अदर सेल डेब्रिस हो ना। सेल डेब्रिस किसको बोलते हैं, तो जो सेल्स जब सेल्स के अंदर एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ बननी स्टार्ट हो जाती है ना, जिसकी ज़रूरत सेल को ना हो, उसको बोलते हैं सेल डेब्रिस, ठीक है ना, सेल डेब्रिस। या फिर जब सेल मर जाता है तब वो सेल डेब्रिस में चला जाता है, तो उसको कौन ख़त्म करता है, लाइसोसोम्स, ठीक है ना, लाइसोसोम्स। अब हम इस लाइसोसोम्स को ही देखने वाले हैं। तो देखो अब क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। आपने अभी तक अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, जिसमें आपने एक आहार नालिका पढ़ी होगी कि मुख से स्टार्ट होता है, जीभ हेल्प करती है, जो है अमाइलिगेशन होता है, स्टोमक में पहुंचता है, छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी इंटेस्टाइन, ठीक है, तो वो आपने पढ़ा होगा। बट अब देखो सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार से होता है कि सेल के अंदर अगर कोई भी अनवांटेड चीज़ बन रही है तब वो उसको किस प्रकार से ख़त्म करेगी, किस प्रकार से पचाएगी। तो इंजेस्टेड मटेरियल, यानी कि सबसे पहले डाइजेस्ट करने के लिए इंजेस्टेड करना पड़ेगा, यानी कि निगलना पड़ेगा, एब्सोल्यूट सेल कंपोनेंट, ठीक है ना। इसके बाद डिग्रेड होगा मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ ऑल टाइप्स, यानी कि सभी के सभी, चाहे प्रोटीन हो, न्यूक्लिक एसिड हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, लिपिड हो, यानी कि सारे के सारे जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इन सब का डिग्रेडेशन यानी कि डाइजेशन होने वाला है। अगर इन्होंने थोड़ी भी चालाकी करी तो, यानी कि अगर ये इनका फंक्शन सही से नहीं पकड़ा गया तो ये कैसे होने वाले हैं, लाइसोसोम्स का शिकार
बनने वाले हैं, ठीक है ना। हेट्रोजीनस टाइप का इसलिए होता है क्योंकि ये सारे के सारे जितना भी आपका मटेरियल पाया जा रहा है उन सब का क्या कर रहा है, उन सबको जो है ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है। कौन, लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स ऐसा क्यों कर लेता है वो देखो भैया। तो जो लाइसोसोम्स होता है हमने देखा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, तो यहाँ पर एक मेम्ब्रेनल ऑर्गेनल है। जो देखो अब इसका जो पीएच होता है, लाइसोसोम्स का पीएच होता है 4 बार चेंज होता है। आई रिपीटेड, लाइसोसोम्स का पीएच 4 बार चेंज होता है, ठीक है ना। तो वो 4 बार कैसा होता है, सेल ऑर्गेनल में हम बात करेंगे, ठीक है ना। सेल ऑर्गेनल में बात करेंगे कि कहाँ पर 5.5 होता है, कहाँ पर 6 होता है, कहाँ पर 6.5 होता है, कहाँ पर आपका 7 कब हो जाता है, ठीक है। तो आप इतनी बात जान लेना। बट अब हम एक ओवरऑल जर्नल जो है जर्नल जो है पीएच लेकर के चल रहे हैं कि जो लाइसोसोम्स होता है उसका जर्नल पीएच 5 के आसपास होता है, ठीक है ना। जर्नल, ये हम बात कैसे कर रहे हैं, जर्नल फॉर्म में, ठीक है। ये बात कर रहे हैं हम जर्नल फॉर्म में, ठीक है। अब लाइसोसोम्स के पास काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि एसिड हाइड्रोलेज, न्यूक्लिएज आपका न्यूक्लियस पे काम करेगा, प्रोटीएज आपका प्रोटीन पे काम करेगा, ग्लाइकोसाइडेज आपका कार्बोहाइड्रेट्स पे काम करेगा, लाइपेज आपका लिपिड पे काम करेगा, फास्फेटेज आपका जैसे कि डीएनए में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उस पर काम करने वाला है, सल्फेटेज आपका प्रोटीन पर काम करने वाला है, फास्फोलाइपेज आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर काम करने वाला है, ठीक है ना। तो इन सब ये सारे के सारे एंजाइम्स कहाँ पर पाए जा रहे हैं, लाइसोसोम्स में पाए जा रहे हैं। यानी कि लाइसोसोम्स को एंजाइम्स का बैग भी बोल देते हैं, ठीक है ना। लाइसोसोम्स को एंजाइम्स का बैग भी बोल देते हैं, यानी कि लाइसोसोम्स में आपके काफ़ी सारे एंजाइम्स भरे पड़े हैं। 50 डिफरेंट डिग्रेडेटिव एंजाइम्स यहाँ पर होते हैं। इसके बाद जैसा एसिड हाइड्रोलेज है, एसिड हाइड्रोलेज अब क्या है कि एक्टिव एट pH 5 इनसाइड लाइसोसोम्स, यानी कि जो एसिड हाइड्रोलेज है ये कब एक्टिव होने वाला है, जब इसका pH 5 हो। इनएक्टिव कब होगा, जब इसका pH 7.2 हो। अगर ये आपका एसिड हाइड्रोलेज इस एंजाइम से बाहर निकल गया तब ये इनएक्टिव होने वाला है। इसी प्रकार से एसिडिक पीएच ऑफ लाइसोसोम्स, यानी कि अब इसका जो पीएच अगर 5 है तो हम इसको एसिड बोलेंगे, बेस बोलेंगे, तो अब हम इसको बोलेंगे एसिडिक पीएच ऑफ लाइसोसोम मेंटेन बाय ए प्रोटोन पंप। यानी कि जो प्रोटोन पंप होता है, किस प्रकार से आपका हाइड्रोजन अंदर आ रहा है। देखो अभी यहाँ पर क्या है, लाइसोसोम्स के अंदर कैसा इन्वायरमेंट है, एसिड इन्वायरमेंट है। एसिड इन्वायरमेंट है यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर कैसे है, ज़्यादा है, हाइड्रोजन ज़्यादा है। बट कंडीशन, तो यहाँ पर कंडीशन एक आनी चाहिए थी कि हाइड्रोजन ज़्यादा है कंपेयर टू साइटोसोल, तो ये हाइड्रोजन बाहर निकलने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे क्या रीजन है, सेल साइकिल में बात करेंगे। यहाँ पर अब एटीपी की ज़रूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि हम हाइड्रोजन अंदर पहुँचाने हैं, यानी कि ज़्यादा जगह में हम हाइड्रोजन पहुँचाने हैं, इसलिए यहाँ पर एटीपी की ज़रूरत पड़ रही है। एटीपी की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ से हाइड्रोजन, क्योंकि हमें अंदर पहुँचाना है, यानी कि हमको इस लाइसोसोम्स को बहुत ज़्यादा एसिडिक बनाना है, ठीक है ना। कैसा बनाना है, एसिडिक बनाना है, इसलिए एटीपी की ज़रूरत पड़ रही है। और देखो इन द लाइसोसोम मेम्ब्रेन रिक्वायर एटीपी 10 माइक्रोकाइंड। जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी पंप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, एटीपी पंप की ज़रूरत पड़ती है। सेम इसी प्रकार से लाइसोसोम्स को भी एटीपी पंप की ज़रूरत यहाँ पर पड़ रही है, ठीक है। तो इतनी बात किसी को ना समझ में आई हो तो भाई बता देना, ठीक है। अभी तक आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद देखो अब डिफरेंट पाथवे होते हैं लाइसोसोम्स के, कि वो किसी भी, अब मैं यहाँ पर प्रोटीन के लिए नहीं, मैं यहाँ पर सभी के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि लाइसोसोम सभी पे वर्क कर रहा है तो प्रोटीन पे भी वर्क करेगा। डिटेल में हम जब सेल सिग्नलिंग देखेंगे कि किस प्रकार से सिग्नलिंग आती है, किस प्रकार से इस लाइसोसोम्स को पता लगता है कि हाँ ये वाली प्रोटीन खराब है, या फिर इस लाइसोसोम्स में किस प्रकार से एसिड आपका लेस देन हो रहा है, तो वो हम सेल बायोलॉजी में बात करेंगे। तो अभी हम केवल जर्नल बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कैसी बात कर रहे हैं, जर्नल बात कर रहे हैं। तो लाइसोसोम्स जो है आपके मेनली 5 प्रकार से याद रखना, 5 प्रकार से
आपके जो है किसी भी सब्सटेंस को ख़त्म करने की क्षमता रखता है। वो कौन कौन सा होता है? एक तो होता है आपका फैगोसाइटोसिस, आपने नाम सुना होगा फैगोसाइटोसिस, यानी कि किसी भी सेल डेब्रिस को या फिर किसी भी प्रोटीन को आपका खाना। लाइसोसोम्स जब किसी भी सब्सटेंस को इंजेस्ट करता है यानी कि खाता हो, बट कंडीशन यहाँ पर एक होती है कि ये आपका सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। ये कैसी फॉर्म में होना चाहिए? फैगोसाइटोसिस तब होगी जब आपका कोई भी सॉलिड लाइसोसोम्स मतलब जो भी कोई भी अगर सॉलिड है तो तभी ये लाइसोसोम्स अगर उसको खा रहा है तो उसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। ठीक है ना। देखो ये आपका कोई भी सब्सटेंस था जो कि आपका कैसा था? सॉलिड फॉर्म में था। तो अब सेल ईटिंग ऑफ मटेरियल अगर ये खाया गया, ये मोर देन 250 नैनोमीटर का होना चाहिए। ठीक है ना, आपका 250 नैनोमीटर का होना चाहिए, यानी कि सेल ईटिंग जैसा हम भोजन करते हैं तो लाइसोसोम्स ने इसका भोजन कर लिया तो उसको वो लगाया फैगोसाइटोसिस। ठीक है ना। अब दूसरी टर्म आती है पिनोसाइटोसिस मतलब पीने वाला। ठीक है ना। तो आप इस पिनोसाइटोसिस को पीने से याद रख लेना, हम क्या पीते हैं? वाटर पीते हैं। ठीक है ना। तो वहाँ पर मोलिकुलर साइज देखेंगे तो छोटा होता है, तो लेस देन 150 नैनोमीटर, यानी कि लेस देन 150 नैनोमीटर से अगर कोई सा भी पार्टिकल आपका छोटा है तब उसके लिए टर्म यूज करी जाती है पिनोसाइटोसिस। तब उसके लिए टर्म कौन सी यूज की जाती है? पिनोसाइटोसिस। इसके बाद रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। मान लो ये आपका साइटोसोल्स था। ठीक है ना, ये आपका साइटोसोल्स है, ये आपका क्या है? लाइसोसोम्स है। तो अब यहाँ पर इस जो आपकी कोई सी भी प्रोटीन बनी, यहाँ पर अब प्रोटीन बनी, अब इस पर कोई भी रिसेप्टर आएगा। अब रिसेप्टर आएगा तो यहाँ पर एक प्रकार से कॉन्जुगेट फॉर्म बना लेंगे। अब जब ये कॉन्जुगेट फॉर्म बना लेंगे यानी कि एक प्रकार से फ्लैग लग जाएगा इस पर। ठीक है ना, इस प्रोटीन पे एक प्रकार से फ्लैग लग जाएगा। लाइसोसोम देखेगा ओहो उस प्रोटीन पर फ्लैग लगा हुआ, चलो उसके पास। जब जाएगा तो भाई साहब इसको फिर वो ख़त्म कर देगा। ठीक है ना, इसको वो ख़त्म कर देगा, यानी कि क्लैथरीन कोटेड पिट्स। अब ये क्लैथरीन कोटेड पिट्स क्या होती है? सेल बायोलॉजी में देखेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है ना। मैंने इसलिए पहले ही बताया था कि जो आपकी बायोकेमिस्ट्री है बेसिक यूनिट है, बायोकेमिस्ट्री बेसिक यूनिट है। ठीक है ना। यहाँ पर आपको सब चीज़ पढ़ने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर आपको बेसिक पढ़ने को मिलेगा, इसके बाद फिर ऑटोफैगी आती है। ऑटोफैगी में क्या होता है? जैसे इसका नाम बता रहा है, ऑटो मतलब सेल्फ और फैगी मतलब ईटिंग, यानी खा जाना। ठीक है ना। तो सेल्फ ईट ऑफ ओल्ड वर्म आउट ऑर्गेनल्स इंपॉर्टेंट इन सेल डिग्रेडेशन ड्यूरिंग अपोप्टोसिस क्या होता है? कौन से केयर टेकर जीन होते हैं? P53, यानी कि ये सब अपोप्टोसिस को हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं सेल सिग्नलिंग में। ठीक है ना। तो अपोप्टोसिस को हम सेल सिग्नलिंग में देखने वाले हैं। तो सेल्फ ईटिंग कहलाती है आपकी ऑटोफैगी। अब एक और मैंने आपको 5 टर्म बताई है, एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं माइक्रोफैगी। ठीक है ना। माइक्रोफैगी वो एक प्रकार से इस ऑटोफैगी का ही पार्ट होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोफैगी। ठीक है ना। तो आप इतनी बात याद रखना। अब इनका जो इनका भरपूर डिस्कस है वो करने वाले हैं सेल बायोलॉजी में, बट आप यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझा ही देता हूँ। जैसे कि देखो, सबसे पहला फैगोसाइटोसिस क्या है रहा है कि आपका कोई भी साइटोसोल में कोई भी सब्सटेंस था, इस लाइसोसोम्स या फिर इसको बैक्टीरिया, यहाँ पर इन्होंने बैक्टीरिया लिखा है, यानी कि साइटोसोल में आपका बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया को इस लाइसोसोम ने खा लिया, ईट कर लिया, फैगोसाइटोसिस कर लिया। अब इस बैक्टीरिया के ऊपर इसने एक कवर बना दी। ठीक है ना, लेयर बना दी, तो इसको बोल दिया फैगोसोम्स। इसको क्या बोल दिया? फैगोसोम्स करने के बाद कुछ आप देखो, ये पूरा आपका एक लाइसोसोम्स है। अब इस लाइसोसोम्स को जो इस बैक्टीरिया को किल कर सके ऐसे एंजाइम्स आएंगे, यानी कि यहाँ पर प्राइमरी लाइसोसोम्स इतना बनने के बाद अब इसने एंडोसाइटोसिस में क्या काम किया? जैसे कि इसका नाम बता रहा है एंडोसाइटोसिस, यानी कि इसने अपने अंदर लेना। देखो 2 टर्म होती हैं, समझो। एक तो होती है आपकी एंडोसाइटोसिस और एक होती है एक्जोसाइटोसिस, यानी कि एक्जो
साइटोसिस, ठीक है, एक्जोसाइटोसिस। यानी कि हम कह सकते हैं एंडोसाइटोसिस में कोई भी चीज़ अंदर की ओर आना, कोई भी चीज़ अंदर की ओर आना, जबकि आपका एक्जोसाइटोसिस क्या होता है कि कोई भी चीज़ बाहर की ओर जाना, कोई भी चीज़ बाहर की ओर जाना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हो रहा है एंडोसाइटोसिस, मतलब बाहर का मटेरियल अंदर आ रहा है, बाहर का मटेरियल अंदर आ रहा है, ठीक है ना, बाहर का मटेरियल हमारा अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं काम करने वाली है ऑटोफैगी। किस प्रकार से काम करेगी वो मैं आपको सेल बायोलॉजी में बता दूंगा, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ, इसको मैं आपको सेल बायोलॉजी में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा करके बताने वाला हूँ। ये सारे के सारे प्रोसेस हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, बट आपको यहाँ पर इनके जो हमारा जो इसका मोलिकुलर वेट है वो याद रखना है कि आपका फैगोसाइटोसिस में मोर देन 250 नैनोमीटर, पिनोसाइटोसिस में 150 लेस देन 150 नैनोमीटर। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। इस रामायण कथा को, इस भागवत को हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि लिगेंड क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, किस प्रकार से ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन काम करते हैं, तो इसमें वो सब आने वाला है। ऑटोफैगी का मतलब अभी केवल इतना समझना कि यहाँ पर जो है सेल फिटिंग की बात करी गई है। तो बाकी कौन कौन से जीन है हम बात करेंगे सेल सिग्नलिंग में, ठीक है ना, सेल सिग्नलिंग में बात करेंगे। इसके बाद अब आते हैं प्रोटियोसोम्स में। तो अब हमने लाइसोसोम्स को देख लिया, जो सब चीज़ को ख़त्म कर रहा था, सब चीज़ की टाटा बाय बाय कर रहा था। प्रोटियोसोम्स क्या था कि इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं थी, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। द 26 प्रोटियोसोम्स इज ए लार्ज, यानी कि 2.5 मोलर डाल्टन का मिलकर के बना हुआ होता है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एक होता है आपका 20s पार्ट, एक होता है आपका 19s पार्ट्स। देखो अब यहाँ पर एक बात याद रखना, कोई जो है बुक बताती है कि प्रोटियोसोम 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक होता है आपका 26 पार्ट, एक होता है आपका 26x का, एक बताती है आपकी 20x का, एक बताती है 20x का, ठीक है ना। कोई आपकी जो बुक होती है कंफ्यूज करने के लिए, बट याद रखना इस 20 से जब ऐड होता है, इस 20s से जब ऐड होता है आपका 19s, जब इस 20s से ऐड होता है 19s, तो ये बना लेता है 20ss। नहीं समझ में आया, दोबारा से समझो, कोई बात नहीं। कोई बुक क्या होती है आपकी, दो प्रकार के वो कहती है कि प्रोटियोसोम्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका 26, ठीक है, 26s, और एक होता है आपका 20s, एक होता है आपका 20s, ठीक है ना। तो अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि देखो भाई, सिंपल सी बात है, जब 20s से बाइंड करता है आपका 19s, 20s, यहाँ पर s क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट, मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग इनको इस ऐसा नाम दिया जाता है, ठीक है ना, मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग। यानी कि जब ये 20s और 19s मिलते हैं तब ये बना लेते हैं इस 26s को, यानी कि 26s को ये बना लेते हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि 2 प्रकार के होते हैं, अब हम डायरेक्ट 26 को ही पढ़ेंगे, क्योंकि 26 में हमारा 20 भी आ जाएगा और 19 भी आ जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो अब देखो, अब हमने क्या बोल दिया, हम डायरेक्ट बोलना है प्रोटियोसोम्स को 26s, ठीक है ना। प्रोटियोसोम्स को हम डायरेक्ट अब 26s के नाम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो द 26s प्रोटियोसोम्स इज ए लार्ज, यानी कि बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक आपका 20s, एक आपका 19s, 20s एंड 19s। 20s एज ए कैटालाइटिक वर्क करता है। कैटालाइटिक का वर्क मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को तोड़ना, ठीक है ना, किसी चीज़ को, देखो कैटालाइट का अलग अलग जगह पर अलग अलग मतलब होता है, यहाँ पर मतलब है तोड़ने से, ठीक है ना। 19s जो होती है आपकी रेगुलेटरी होती है, क्या होती है अभी बात करेंगे, स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। इस 26 को अभी पहले थोड़ा इसके स्टेटमेंट समझ लेते हैं। अब ये प्रोटीएज है, यानी कि एटीपी डिपेंडेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 26s जो होता है एटीपी डिपेंडेंट प्रोटीएज कॉम्प्लेक्स दैट सर्व्स एज द जो आपकी डिग्रेडेशन है आर्म ऑफ द यूबिक्वाइटिन सिस्टम, यानी जो 26s है वो यूबिक्वाइटिन सिस्टम में हेल्प करता है। किस प्रकार से, तो वो हम आगे देखने वाले हैं।
which is the major pathway for regulation degradation of cytosolic nuclear and membrane protein in all eukaryotic organism। तो हमने पढ़ा था जो प्रोटियोसोम्स हैं वो केवल आपकी जो इंटरनल आपकी जो प्रोटीन है उनको ही डाइजेस्ट करता है। इंटरनल में कौन कौन सी, साइटोसोल इंटरनल है, न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर इंटरनल है, एंड आपकी जो मैम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, मैम्ब्रेन प्रोटीन जो लाइसोसोम्स के ऊपर मैम्ब्रेन बनी हुई है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मैम्ब्रेन बनी हुई है, जो आपके गोल्जी बॉडी के ऊपर मैम्ब्रेन बनी हुई है, तो उन सब के जो डिग्रेडेशन का काम है कौन करने वाला है, ये 26X काम करने वाला है। अब 26X इसका पूरा नाम है, ठीक है, 26X पूरा नाम है। अब देखो कुछ और देखो, तो अब देखो अब इसको दो भागों में बांटा गया, एक पार्ट तो ये बीच का, एक पार्ट है ये बीच का, ठीक है ना, एक पार्ट है बीच का, और एक पार्ट जो आपको ग्रीन कलर चमक रहा होगा ना, एक पार्ट ये ग्रीन कलर का है, ठीक है ना, एक पार्ट ये ग्रीन कलर का है। तो जो आपको ग्रीन कलर का पार्ट चमक रहा है, ये वाला जो ऊपर का पार्ट चमक रहा है, इसको वैसे तो बोलते हैं लिड, इसको बोलते हैं लिड, यानी कि जो भी चीज़ ऊपर होती है उसको आपको पता होगा ढक्कन के प्रकार से काम करती है, लिड मतलब ढक्कन जैसा काम करती है, तो इसलिए बोलते हैं लिड। इसको हम 19, याद रखना, इसको हम 90S के नाम से भी जानते हैं, यानी कि 19S के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हमारी कैसी होगी, 19X, ठीक है ना, सॉरी S, 19S, ठीक है। और जो ये बीच का पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम 20S, ठीक है ना, इसको क्या बोला हमने, 20S। तो जो आपकी 20S होती है वो कैटालाइटिक मतलब प्रॉपर्टी लगती है, यानी जो प्रोटीन का रियल डिग्रेडेशन करेगी, जो प्रोटीन को समाप्त करेगी, तो वे 20S से करेगी। बट ये 19S क्या होती है, ये हेल्प करती है, अगर 19S ना हो तो तब 20S किसी काम की नहीं होती, यानी कि 19S एक प्रकार से रेगुलेटरी का काम करती है, एक प्रकार से किसका काम करती है, रेगुलेटरी का। इसको क्या बोलते हैं, जो 19S रहती है इसको लिड सब कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, लिड सब कॉम्प्लेक्स के नाम से। और जो ये आपके बीच में पाई जाती है इसको बोलते हैं बेसिक सब कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलेंगे, बेसिक सब कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। चलो मेरे ख्याल से भी आपके समझ में नहीं आई होगी, तो आगे चलते हैं, क्योंकि जब तक मैं आपको ये बात समझा ना दूँ तब तक मेरा खाना हजम नहीं होने वाला, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, और इसको समझते हैं कि देखो आपकी 26S नाम की प्रोटीन थी, 26S नाम की प्रोटीन थी, ठीक है ना। ये किस किस से मिलकर के आपकी बनी हुई थी, ये किस किस से आपकी मिलकर बनी हुई थी, एक तो था आपका 19S, एक था आपका 20S, 19S आपका क्या था, रेगुलेटरी, ठीक है ना, रेगुलेटरी प्रोटीन है। जबकि जो आपका 20S है ये कैसी प्रोटीन है, कैटालाइटिक प्रोटीन है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। जब ये दोनों आपस में ज्वाइंड हुई तभी इन्होंने मिलकर बनाया 26, यानी देखो अब ये 20S की जब हम बात कर रहे थे, जब हम इस 20S को देखेंगे तो 20S में हमारा मात्र क्या पाया जा रहा है, ये बीच का ही पोर्शन पाया जा रहा है। इतनी बात समझ में आई। 26S इसको हमने कब बोला कि आपका जब 20 जो आपका 20S था और 19S था, जब दोनों के दोनों बाइंड हो गए, ठीक है ना, तब इसको हमने 26 अमाइनो एसिड बोला। इतनी बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत कोई तकलीफ तो बता देना। तो देखो भाई जो ये 19S पार्ट है, जो 19S पार्ट है ये कहाँ पर जुड़ा, ये साइड में, यानी कि दोनों एंड में जुड़ा, ठीक है, एंड में जुड़ा, और इसको बोलते हैं रेगुलेटरी सब यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी सब यूनिट। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देख लेते हैं हम 20S को, यानी कि इस बीच वाले पार्ट को, तो याद रखना, अब देखो याद रखना कि बीच वाले पार्ट में 4 हेलिक्स पाए जा रहे हैं। कितने हेलिक्स पाए जा रहे हैं, 4 हेलिक्स पाए जा रहे हैं, गिन लो, 1 2 3 4, 4 हेलिक्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4। तो देखो जो बीच के पार्ट होंगे, अब इस वाले भी जो बीच का पार्ट है, यानी कि जो हम 20S पढ़ रहे हैं, इसमें भी जो बीच का पार्ट है वो बना रहा है आपके बीटा सब यूनिट। वो कौन क्या बना रहा है, बीटा सब यूनिट, जो आपके रियल कैटालाइटिकली एक्टिव होते हैं, जो रियल काम करते हैं, जो रियल तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कैटालाइटिक प्रॉपर्टी कौन दर्शाता है, तो जो बीटा सब यूनिट होते हैं वे दर्शाते हैं। अब इस बीटा सब यूनिट के भी एक ऊपर की साइड में और एक नीचे की साइड में जो हेलिक्स होते हैं, इनको बोलते हैं अल्फा सब यूनिट, ठीक है ना।
इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि जो देखो ये जो बीच का पार्ट था 20s का, इसको जब हमने इधर की तरफ खोल करके देखने की कोशिश करी तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इस बीच वाले पार्ट में भी जो बीच में पाया जा रहा है उसको बोला बीटा सब यूनिट, और जो इसके किनारों पे पाया जा रहा है कलर देखो डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, कलर से भी समझो कि जो आपका रेड येलो कलर सा है ये, इसको बोलते हैं बीटा सब यूनिट, और जो आपके किनारों पे पाया जा रहा है आपके ब्लू कलर का, इसको बोलते हैं अल्फा सब यूनिट, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं अल्फा सब यूनिट। तो अब इसको हम किस नाम से बोल सकते हैं, हेप्टामेरिक रिंग्स, इसको क्या नाम से बोल सकते हैं, हेप्टामेरिक रिंग, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हेप्टामेरिक रिंग। और याद रखना इसमें हेलिक्स कितने, चार आपके एक प्रकार से 4 रिंग बन रही होंगी ना। अब इसको मैं हेलिक्स ना बोल करके इसको मैं बोलूँगा रिंग। यानी कि कैसे बनी, एक रिंग ये, एक रिंग के ऊपर फिर दूसरी रिंग ये, फिर तीसरी रिंग ये, फिर चौथी रिंग ये, ठीक है ना। तो ये दो जो ये वाली 2 रिंग हैं इनको तो बोलेंगे हम बीटा, ठीक है ना, बीटा सब यूनिट। ये कैसी आपकी बीटा सब यूनिट। जबकि ये जो 2 आपकी जो मतलब जो दो एंड की है इनको बोलेंगे आपका अल्फा हेलिक्स, ठीक है ना। और ये कैसे मिलकर बनी हुई होती है, तो याद रखना प्रति एक रिंग में इसमें भी और इसमें भी 7 अमाइनो एसिड पाए जा रहे हैं। कितने अमाइनो एसिड पाए जा रहे हैं, 7 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम कह सकते हैं, तो बताओ अब इसमें मुझे टोटल बताओ, इस टोटल जो आपकी 20s की सब यूनिट है इसमें अब टोटल कितने अमाइनो एसिड पाए जाएंगे। तो अगर एक में 7 पाए जा रहे हैं तो हमारे पास कितनी सब यूनिट है, ये 4 रिंग है हमारे पास। तो टोटल कितने अमाइनो एसिड पाए जाएंगे, यहाँ पर पाए जाएंगे 28, 7 चौक 28। तो अब हम कह सकते हैं कि इस पूरी की पूरी जो आपकी 20s थी इसमें ये हमारी नेचर में कैसी हेप्टामेरिक, क्यों, क्योंकि हमारे पास अल्फा सब यूनिट भी है, इसमें बीटा सब यूनिट भी है। कितने अमाइनो एसिड पाए जा रहे हैं, टोटल 28 अमाइनो एसिड पाए जा रहे हैं। रिंग कितनी पाई जा रही हैं, तो 4 रिंग पाई जा रही है हमारी, 4 रिंग पाई जा रही हैं। 4 रिंग में कौन कौन सी, 2 रिंग पाई जा रही है हमारी बीटा सब यूनिट की, और 2 रिंग पाई जा रही है हमारी अल्फा सब यूनिट की। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो था आपका बीटा सब यूनिट का। अब 19s का देखो, तो 19s का सिंपल सी बात है भैया, 19s दोनों के किनारों पे लगे हुए होते हैं, और 19s के अब 3 फंक्शन होते हैं। 19s के अब आपके 3 फंक्शन होते हैं जो आपको याद रखने हैं। एक होता है पॉली यूवी क्वाइटिन का, ठीक है ना, यानी कि पॉली यूवी क्वाइटिनेशन का। दूसरा होता है आपका आइसोपेप्टिडेज का। तीसरा होता है प्रोटीन की अनफोल्डिंग का। तीनों का क्या मतलब है, तो भाई साहब वो समझ लो, ठीक है ना, तो आपको वो समझना भी पड़ेगा। तो देखो अब सिंपल सी बात है कि मैं जगह कहाँ पर है, यहीं पर देख लो, ठीक है। तो जो भी आपकी मान लो ये प्रोटीन का इसका डिग्रेडेशन होना था, मैं इसको पूरा ही कट कर देता हूँ। ये सब चीज़ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। पूरा जो है ये आपकी कोई भी डिग्रेडेशन प्रोटीन है जो कि डिग्रेडेशन के लिए जानी है। तो अब इस पे यूवी क्वाइटिनेशन, यानी कि इस पे यूवी क्वाइटिन को जोड़ने का काम कौन करेगी, तो वो करेगी 19s सब यूनिट, ठीक है ना। देखो आपकी 3 फॉर्म होती है, एक तो होती है पॉली यूवी क्वाइटिन, एक होती है मोनो यूवी क्वाइटिन, एक होती है मल्टी यूवी क्वाइटिन। तो वो क्या होती है वो हम अभी आगे बात करने वाले हैं। यहाँ पर पॉली यूवी क्वाइटिन, यानी कि पॉली मतलब देखो अब ये मैंने जो डिफरेंट बनाए ना, ये आपकी कोई सी भी प्रोटीन थी, तो इस पर जो यूवी को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि यूवी क्वाइटिन को जोड़ने का काम कर रहा है, ये कौन कर रहा है आपका 19s सब यूनिट, ठीक है। इसका मतलब ये था। दूसरी बात आइसोपेप्टिडेज, यानी कि यहाँ से जब ये इस प्रोटीन को ख़त्म कर देगी, यानी कि ये प्रोटीन इसके अंदर जाएगी, जाने के बाद टूट कर ये यहाँ पर स्मॉल पेप्टिडेज में बिखर जाएगी। अब देखो इसके बाद जो है हमें दोबारा से किसी ना किसी प्रोटीन के लिए काम करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर दोबारा से ये 19s को फॉर्मेशन अपने आप को फॉर्मेशन करने के लिए आइसोपेप्टिडेज एंजाइम का यूज करेंगे। यानी कि अब देखो ये जो है हमारी इस पोजीशन में पहुंचने के लिए, अगर ये इस पोजीशन में पहुंचेगी तो यहाँ से हमारी 19 सब यूनिट जो है वो हमारी हट जाएगी। तो हटने के लिए आइसोपेप्टिडेज नाम के एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, आइसोपेप्टिडेज नाम की जरूरत पड़ती है। तो वो भी कौन करता है, यही 19s रेगुलेटरी सब यूनिट। इसके बाद प्रोटीन की अनफोल्डिंग। अब प्रोटीन की अनफोल्डिंग से क्या मतलब है वो समझो कि देखो भाई जो हमारे पास प्रोटीन थी, मान लो पहले ये प्रोटीन ये थी,
तो ये प्रोटीन सब जो आपकी 19S सब यूनिट है ये क्या काम करेगी, अब इसको खोलेगी, यानी कि इसको अनफोल्ड करेगी, इसको अनफोल्ड करेगी। अनफोल्ड करने के बाद तब ये इसके अंदर लेगी और तब इस प्रकार से जाएगी, ठीक है ना। यानी कि पहले तो इसका ढक्कन खुलेगा, जो पहले इसका लीड है वो लीड खुलेगा। लीड खुलने के बाद अब ये इसको अनफोल्ड करेगी, अनफोल्ड करने के बाद ये अंदर भेजेगी और इस जगह पर जहाँ पर आपको ये येलो टाइप का दिख रहा है, यहाँ पर इसके टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं, ठीक है ना। इसके क्या होने वाले हैं, टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। यानी कि पहले ये अगर आपकी कोई भी कंप्लीट एक स्ट्रक्चर थी, ठीक है ना, जिसका डिग्रेडेशन होना था, तो पहले सबसे पहले ये अनफोल्ड होगी, ठीक है ना। सबसे पहले ये अनफोल्ड होगी, अनफोल्ड होने के बाद इसके अंदर जाएगी, जाने के बाद ये स्मॉल स्मॉल पीसेस में बाहर निकल के आ जाएगी। तो ये तीनों वर्क याद रखना 19S के। इतने में किसी को कोई समस्या, अभी तक मैंने बेसिक बताया, अभी तक कोई ऐसा हार्ड नहीं बताया, क्योंकि भाई साहब CSIR निकालना है तो इससे भी ज़्यादा अब ठीक ठीक टर्म आने वाली है, ठीक है ना, बहुत अच्छी अच्छी टर्म आने वाली है। वैसे ही नहीं निकलता CSIR को जो है निकालने के लिए इन सब चीज़ों को समझना पड़ता है। मेरे ख्याल से जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे तो आप अपने हकीकत में बताना कि आपने कभी इतनी डीप पढ़ा था, क्या आपने कभी इतना डीप पढ़ा था। तो आई थिंक आपने इतना डीप नहीं पढ़ा होगा और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर जो भी बोलता हूँ एक एक लाइन उस पर ध्यान दिया करो, उस स्टेटमेंट पर ध्यान दिया करो, अपने पास एक डायरी रखा करो और डायरी रखने के बाद नोट कर लिया करो, ठीक है ना, नोट कर लिया करो। और हो सके तो लेक्चर को 1 बार 2 बार 3 बार इस प्रकार से देखा करो, ठीक है ना, उससे आप ही का ही फायदा होने वाला है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है ना। तो हमने देखो अभी तक क्या क्या पढ़ा कि प्रोटियोसोम्स जो होता है उसमें 2 यूनिट पाई जा रही हैं, 20S की एंड 19S की, ठीक है ना। 2 यूनिट पाई जा रही हैं 20S की 19S की। जो 20S होता है वो बीच का पार्ट बनाता है, 19S आपका लीड यानी कि ऊपर का पार्ट बनाता है। और इन दोनों को मिला करके ये आपका 26X प्रोटियोसोम्स बनता है, यानी 26S प्रोटियोसोम्स बनता है। अब इस प्रोटियोसोम्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो भाई साहब इतने सारे फंक्शन करने के लिए, इतने सारे फंक्शन करने के लिए इस प्रोटियोसोम की ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो देखो अब इस यूबीक्वाइटिन को समझो कि यूबीक्वाइटिन क्या है, ठीक है ना। यूबीक्वाइटिन क्या है, तो यूबीक्वाइटिन क्या है कि यूबीक्वाइटिन इज ए स्मॉल पेप्टाइड दैट इज टैग, यानी कि यूबीक्वाइटिन एक प्रकार से टैग का काम करता है। टैग क्या, जैसे कि पहचान करवाना किसी चीज़ को, यानी कि फ्लैग। अच्छा मुझे बताओ भारत की पहचान किससे है, भारत की पहचान किससे है, भारत की पहचान क्या किसी आदमी से है, पर्टिकुलर आदमी से है। भारत की पहचान क्या किसी जाति से है, क्या भारत की पहचान किसी धर्म से है, तो नहीं। भारत की जो पहचान है वो तिरंगा, ठीक है ना। भारत की पहचान, किसी भी देश में चले जाओ भारत का तिरंगा दिखेगा तो हाँ कह सकते हो कि ये किसका कौन सा देश है, हमारा भारत है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो यूबीक्वाइटिन है एक प्रकार से आपका टैग की तरह काम करता है, टैग की तरह काम करता है, ठीक है ना। इसे इस प्रकार से समझो कि आपकी कोई सी भी प्रोटीन है, मान लो ये प्रोटीन है, अब इसका डिग्रेडेशन होने वाला है, इसका डिग्रेडेशन होने वाला है, तो आपका प्रोटियोसोम्स को किस प्रकार से पता लगेगा कि इसका हमें डिग्रेडेशन करना है, तो तब इससे जा कर के हमारा यूबीक्वाइटिन अटैच होगा, इससे जा कर के यूबीक्वाइटिन हमारा अटैच होने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक प्रकार से कैसा काम कर रहा है, टैग की तरह कार्य कर रहा है। और देखो इसमें देखो कि ये जो यूबीक्वाइटिन है ये 76 अमाइनो एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है। कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, 76 अमाइनो एसिड से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है ना। अब देखो जो इसका C टर्मिनल होता है यूबीक्वाइटिन का, मान लो ये आपका यूबीक्वाइटिन है, यूबीक्वाइटिन का जो C टर्मिनल होता है वो ग्लाइसिन से, देखो इस पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर मैं उसको आप मतलब इसके बाद आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कि C टर्मिनल ग्लाइसिन आइसोपेप्टाइड बॉन्ड विद द आपका एप्सिलॉन अमाइनो एसिड, एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप ऑफ लाइसिन रेसिड्यू ऑन द सबस्ट्रेट। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये अब ये जो आपका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट अब इन्होंने उसको बोल दिया जो आपका डिग्रेडेशन होने वाला है, यानी कि प्रोटीन को अब इन्होंने बोल दिया सबस्ट्रेट, ठीक है ना। प्रोटीन को क्या बोल दिया, सबस्ट्रेट बोल दिया है। और ये क्या है, ये आपका यूबीक्वाइटिन यानी कि यूबीक्वाइटिन है, ठीक है ना। तो
आप इस बात से समझो। तो अब इन दोनों के बीच इंटरेक्शन किस प्रकार से होगा वो मेन इंपॉर्टेंट है, वहाँ से वो मेन इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना यूबी क्वाइटिन जो है इसका जो सी टर्मिनल होता है, आपको पता है कोई भी अगर प्रोटीन है तो उसका जो है दोनों एंड होंगे, एक एंड पे आपका एन होने वाला है और दूसरे एंड पे आपका सी होने वाला है, ठीक है ना। ये आपका अमीनो ग्रुप होता है, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो जो यूबी क्वाइटिन है, यूबी क्वाइटिन का आपका जो सी टर्मिनल है यानी कि जो सी एंड है उस पे ग्लाइसिन हो, उस पे क्या हो, ग्लाइसिन हो, जो आपका टर्मिनल एंड हो उस पे ग्लाइसिन हो, ठीक है ना। और जो आपका सबस्ट्रेट है, जो आपका ये जो सबस्ट्रेट है यानी कि प्रोटीन है, इसके पास जो हो, जो इसका एंड हो उसके पास क्या होना चाहिए, आपका एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप होना चाहिए, एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप होना चाहिए। और एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप हमें कौन से अमाइनो एसिड में देखने को मिला था, तो गाइस मुझे पता भूल गए हो, ये नहीं भूलना, CSIR निकालना है, तो याद रखना एप्सिलॉन अमाइनो एसिड कहाँ कौन से ग्रुप में देखने को मिला था, लाइसिन के ऊपर, ठीक है ना। तो कौन से ग्रुप के ऊपर देखने को मिला था, लाइसिन के ऊपर। यानी कि अब देखो, अब इसके ये आपका यूबी क्वाइटिनेशन था, ये आपका क्या था, ये आपका कोई भी सबस्ट्रेट था यानी कि जो डिग्रेड होने वाला है। तो अब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे किसके थ्रू, जी यानी कि आपका ग्लाइसिन एंड K4 लाइसिन, तो इनके थ्रू रिएक्शन कर लेंगे। तो ये डायग्राम को यही बताना चाह रहा है कि आपका जो ग्लाइसिन और लाइसिन होता है इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, तब ये यूबी क्वाइटिनेशन होता है, ठीक है ना। यूबी क्वाइटेशन किसको बोलते हैं, कि जब आपका ये जो सब्सटेंस है, ये जो प्रोटीन है, इससे आपकी जो यूबी क्वाइटिन है वो आकर के जुड़ जाए, तो उस फॉर्म को बोलते हैं यूबी क्वाइटेशन, यूबी क्वाइटेशन। और इस जो आपका ये जो प्रोटीन है इसको तब बोलेंगे डिग्रेड, ठीक है ना, इसको तब बोलेंगे डिग्रेड। ये डिग्रेड क्या होता है वैसे आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखोगे अटैच एज ए मोनो यूबी क्वाइटिन और पॉली यूबी क्वाइटिन चैन, ठीक है ना। अब ये जो यूबी क्वाइटिन होता है ये किस प्रकार से अटैच होता है, तो ये 3 फॉर्म में अटैच हो सकता है, 3 फॉर्म में अटैच हो सकता है। भाई 3 फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, तो समझो एक प्रकार से, मान लो कोई भी आपकी ये प्रोटीन है, तो या तो ये सिंगल ही आपका यूबी क्वाइटिन जो है अटैच हो, तो तब इसको बोलेंगे मोनो, तब इसको क्या बोलेंगे, मोनो, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है ना, मोनोक्वाइटिन। या फिर आपकी ये कोई सी भी प्रोटीन है, अब इसमें एक यूबी क्वाइटिन इधर की साइड में, 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 तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम नाम देंगे मल्टी का, मल्टी यूबी क्वाइटिन। इसको क्या बोलेंगे, मल्टी यूबी क्वाइटिन, मल्टी यूबी क्वाइटिन। अब पॉली यूबी क्वाइटिन क्या होता है, पॉली का मतलब होता है जैसे कि आपकी ये कोई सी भी प्रोटीन है, ये क्या आपकी कोई सी भी प्रोटीन है, तो अब यूबी क्वाइटिन जो है वो एक प्रकार से चैन लाइक फॉर्म में जुड़ रहा है, यानी कि एक ही जगह बहुत सारे आपके यूबी क्वाइटिन जुड़ गए, एक जगह बहुत सारे यूबी क्वाइटिन जुड़ गए, तो इस फॉर्म को बोला जाता है पॉली यूबी क्वाइटिन। तो इस फॉर्म को क्या बोला जाता है, पॉली यूबी क्वाइटिन। अब एक बात याद रखना कि जो आपका डिग्रेडेशन होगा वो आपका ना तो मोनो में होने वाला है ना मल्टी में होने वाला है। डिग्रेडेशन के लिए आपको पॉली यूबिक्वाइटिन चैन की ज़रूरत पड़ती है, यानी पॉली यूबिक्वाइटिन चैन इसमें होनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे कि यूबी क्वाइनेटेड प्रोटीन आर डिग्रेड बाय द प्रोटियोसोम्स, ठीक है ना। तो क्या मतलब है, सेम वैसे तो मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ, बट एक बार स्टेटमेंट देख लो कि यूबी क्वाइटिन प्रोटीन आर डिग्रेड इन द साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियस बाय द प्रोटियोसोम्स, यानी कि जो आपके न्यूक्लियस और साइटोसोम्स में जितनी भी प्रोटीन आपकी पाई जा रही हैं तो वे यूबी क्वाइटिन प्रोटीन के थ्रू, यूबी क्वाइटिनाइजेशन के थ्रू आपकी डिग्रेड होने वाली है। इसका मतलब यही था, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट देखो कि प्रोटियोसोमल प्रोटीन डिग्रेडेशन कंज्यूम्स एटीपी, यानी कि प्रोटियोसोमल अगर डिग्रेडेशन हो रहा है तो एटीपी को कंज्यूम करने की जरूरत रहेगी, यानी कि एटीपी की जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद
द प्रोटियोसोम्स डिग्रेड द प्रोटियोसोम टू 8, मतलब जो आपका नियर बाई 8 अमाइनो एसिड पेप्टाइड्स, यानी प्रोटियोसोम्स लिमिटेशन है, प्रोटियोसोम में लिमिटेशन है। ऑलमोस्ट आपका अगर 8 पेप्टाइड अमाइनो एसिड तक पाए जा रहे हैं तब वो उसको डिग्रेड करने की क्षमता रखता है। इसके बाद एक्सचेंज ऑफ प्रोटीन इनटू द प्रोटियोसोम इज टाइटली रेगुलेटेड, यानी कि अगर कोई भी एक्सेस प्रोटीन है तो उसको टाइटली रेगुलेट किया जाएगा, यानी कि बहुत मतलब कह सकते हैं कि हम एक व्यवस्थित प्रकार है, ठीक है ना, प्रोटियोसोम का एक व्यवस्थित प्रकार है। द पेप्टाइड रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोटियोसोम्स एक्टिविटी डिफ्यूज आउट ऑफ द प्रोटियोसोम्स फेयरली, ठीक है ना। तो इसका मतलब भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे चलते हैं, तो अब यूबिक्वाइटिन या फिर प्रोटियोसोम्स पाथवे क्या होता है, जिसमें हमारे जो हैं 4 हमारे मेन प्रोसेस होते हैं या फिर स्टेप होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है, यूबिक्वाइटेशन का, ठीक है ना। दूसरा होता है रिकॉग्नाइजेशन का, तीसरा होता है आपका डिग्रेडेशन का, एंड नंबर 4 होता है यूबिक्वाइटिनेशन का, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो 1 बाय 1 करके हम देख लेते हैं। अब तक हमने बेसिक पढ़ा, अब हम पाथवे के ऊपर चलने वाले हैं, जो कि आपको बहुत इजी पाथवे होने वाला है, क्योंकि देखो अगर आपने अभी तक ध्यान से पढ़ा तो अब आपके लिए पाथवे इजी होने वाला है। तो चलते हैं, बट उससे पहले कुछ और मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हुए हैं, तो मैं इनको वैसे समझा चुका हूँ कि यूबिक्वाइटिन इज ए हाईली कंजर्व्ड यूकैरियोटिक प्रोटीन ऑफ 76 अमाइनो एसिड रेसिड्यू, यानी कि जो यूबिक्वाइटिन होती है वो आपकी 76 अमाइनो एसिड रेसिड्यू की मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है ना। द प्रोसेस बाय विच यूबिक्वाइटिन इज कोवेलेंटली अटैच्ड टू द लाइसिन रेसिड्यू ऑन द टारगेट प्रोटीन इज कॉल्ड यूबिक्वाइटिनेशन, यानी जो आपके टारगेटेड प्रोटीन होती है और जो यूबिक्वाइटिनेशन होता है, यूबिक्वाइटिन होती है, जब उन दोनों के बीच बॉन्ड बनता है, जब उन दोनों के रिलेशन को क्या बोलते हैं, यूबिक्वाइटिनेशन बोलते हैं। अन आइसोपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म लाइसिन रेसिड्यू ऑफ द टारगेट प्रोटीन एंड सी टर्मिनल ग्लाइसिन ऑफ यूबिक्वाइटिन, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब आपका जी और के के बीच कौन सा बॉन्ड बनना है, जी और के के बीच कौन सा बॉन्ड बनना है, तो ये बॉन्ड आपका बनना है आइसोपेप्टाइड बॉन्ड बनना है, ठीक है ना। तो बॉन्ड का नाम याद रखना, आइसोपेप्टाइड बॉन्ड बनना है। इसके बाद प्रोटीन आपकी मोनो यूबिक्वाइटिनेटेड हो सकती है। मोनो का मतलब एक, मल्टी बहुत सारे, पॉली का मतलब एक ही जगह पर बहुत सारे। मैं आपको बता चुका हूँ वैसे तो, मान लो देखो जैसे कि ये आपकी प्रोटीन है, ठीक है। अगर इस पर एक यूबिक्वाइटिन जुड़ा तो इसको बोलेंगे मोनो, अगर इस पर जगह जगह काफ़ी सारे यूबिक्वाइटिन जुड़े तो इसको बोलेंगे मल्टी यूबिक्वाइटिनेटेड। अगर आपका मान लो ये कोई प्रोटीन था, उस पर एक जगह आपका यूबिक्वाइटिन जुड़ा, ठीक है ना, और उसने चैन बना ली इस प्रकार से, यानी कि एक ही जगह जुड़ता हुआ चला जा रहा है, तो इसको बोलेंगे पॉली यूबिक्वाइटिनेटेड। और जो आपका डिग्रेडेशन होता है इस पॉली यूबिक्वाइटिनेशन में ही होता है, ना तो आपका मल्टी यूबिक्वाइटिनेशन हेल्प करता है, ना ही आपका मोनो यूबिक्वाइटिनेशन हेल्प करता है। इतनी बात पता लगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ यूबिक्वाइटिनेशन अकर इज द फॉलोइंग स्टेप, यानी कि 3 स्टेप में आपका यूबिक्वाइटिनेशन होता है। वे यूबिक्वाइटिनेशन कैसे कैसे होता है कि पहले E1 E2 E3, ये क्या है, ये आपके एंजाइम्स के नाम है, ठीक है ना। ये आपके E1 एंजाइम, E2 एंजाइम, E3 एंजाइम्स। E1 एंजाइम्स क्या करेगा कि एक्टिवेशन ऑफ यूबिक्वाइटिन, जो आपका 76 अमाइनो एसिड रेसिड्यू का जो पेप्टाइड चैन थी उसका एक्टिवेशन E1 एंजाइम्स करेगा। फिर E2 क्या काम करेगा कि आपके और भी काफ़ी सारे एंजाइम्स को इस जो आपका यूबिक्वाइटिन है उसके पास लाएगा, यानी कि एक प्रकार से कॉन्जुगेशन करेगा एंजाइम्स का, ठीक है ना। फिर E3 क्या करेगा, काम करेगा यूबिक्वाइटिन लाइगेज का। क्या काम करेगा, यूबिक्वाइटिन लाइगेज का। तो तीनों के फंक्शन आपको याद रखने होंगे। यूबिक्वाइटिन लाइगेज क्या है तो अभी हम देखने वाले हैं, चिंता करने वाली कोई बात ना। देखो इस प्रकार से पहले हमारे पास क्या था, एक यूबिक्वाइटिन था, ठीक है, एक यूबिक्वाइटिन था। इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको पता होगा, रिएक्शन कहाँ पर होने वाली है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो सबसे पहले E1 आकर के जुड़ा, E1 जुड़ा थायोएस्टर बॉन्ड से, ये SH थायोएस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। तो थायोएस्टर बॉन्ड से जुड़ा, यहाँ पर ATP की जरूरत पड़ी, E1 इससे अटैच हो गया। E1 जब इससे अटैच हो गया तो यहाँ पर फिर एक दूसरा एंजाइम्स आया जिसको बोला E2 ने क्या काम करा कि ये जो आपका पहला वाला एंजाइम था इसको हटा दिया। इसको हटाने के बाद ये अपने आप जुड़ गया, यानी कि अब जुड़ गया यहाँ पर E2, ठीक है ना। E2 पहले E1 जुड़ा, फिर E2 जुड़ा। अब E2 ने क्या काम किया, E2 अपने जैसे काफ़ी सारे एंजाइम्स को लाएगा, यानी कि एक प्रकार से कॉन्जुगेशन ऑफ एंजाइम करवाएगा, ठीक है ना। एंजाइम्स करवाने के बाद अब यहाँ पर आता है E3 की बारी।
E3 एंजाइम्स आ गया, इसने क्या काम करा, इसने आपका कंडेंसेंट प्रोटीन करवा दिया, यानी कंडेंसेशन करवा दिया एक प्रकार से। अब यहाँ पर खुद जुड़ गया, यहाँ पर कौन जुड़ गया, यहाँ पर एंजाइम्स 3 जुड़ गया। एंजाइम्स 3 जुड़ने के बाद अब क्या काम करेगा कि एंजाइम 3 ने जो लाइसिन पार्ट था, जो सबस्ट्रेट का लाइसिन पार्ट था उसको, और जो आपका क्वाइटिन के पास जो ग्लाइसिन पार्ट था उसको आपस में कंबाइन करवा दिया, तो यहाँ पर 3 एंजाइम ने आपकी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। तीनों के काम डिफरेंट थे, फंक्शन डिफरेंट थे। आप इसको पढ़ लेना, पढ़ने के बाद समझ लेना, ना समझ में आए तो मुझसे बता देना, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यूवी क्वाइटिनेशन हो गया, यानी कि जुड़ गया है, ठीक है ना। यूवी क्वाइटिनेशन हमने पढ़ लिया है, 3 एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसने क्या काम करा, जिसने आपका पॉली यूवी क्वाइटिनेशन बना दिया। पॉली यूवी क्वाइटिनेशन मतलब ये जो आपकी प्रोटीन थी ये डिग्रेडेशन होने वाली थी, अब यहाँ पर आकर के क्वाइटिन जुड़ गया। अब दूसरा स्टेप क्या था आपका, यहाँ पर देख लेते हैं, मैं भी भूल गया हूँ। दूसरा स्टेप क्या था आपका, दूसरा स्टेप था आपका रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि चलो मैं यहीं पर समझा देता हूँ। मान लो ये आपकी कोई सा भी, अब क्या हुआ, एक डिग्रेडेशन पार्ट था, अब उस पर एक फ्लैग लग गया, एक प्रकार क्या लग गया, फ्लैग लग गया कि हाँ ये वाली प्रोटीन जो हमारी डिग्रेड होनी है, ठीक है। तो ये वाली प्रोटीन हमारी डिग्रेड होनी है। अब बारी आती है यहाँ पर 26, जो हमारे पास 26X है। अब ये क्या काम करेगा, ये इस फ्लैग को पहचान लेगा, यानी कि रिकॉग्नाइजेशन करेगा इस फ्लैग को। रिकॉग्नाइजेशन करने के बाद अब बड़ा ही इम्पोर्टेंट मतलब पार्ट आने वाला है कि डिग्रेडेशन का। डिग्रेडेशन में क्या होगा कि अब 19S की बारी आएगी। किसकी बारी आएगी, 19S की बारी आएगी। 19S क्या करेगा कि जो ये आपकी प्रोटीन है इसको पहले तो करेगा इनफोल्ड, यानी कि अनफोल्ड। इसको क्या करेगा, अनफोल्ड, यानी कि इसको कुछ मैं आपको दोबारा से यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा लेक्चर लंबा चला जाएगा, ठीक है ना, लेक्चर लंबा चला जाएगा, बट कोई बात नहीं। ये आपका बीच का पार्ट था, ठीक है, ये आपका कैसा था, बीच का पार्ट था। मैं स्टार्टिंग से बनाता हूँ। तो ये था आपका 19S, ये था आपका 19S, ये आपके थे बीच के पार्ट, ये आपके कैसे थे, बीच के पार्ट कितने थे, 4, ठीक है ना। ये फिर आपका 19S, ठीक है। तो ये थे आपके 20 वाले पार्ट, और ये दोनों कैसे थे, ये आपके थे 19S वाले पार्ट, ये कैसे थे, 19S वाले पार्ट, ठीक है ना। अब मान लो ये कोई प्रोटीन यहाँ पर रखी थी, इस पर यूवी क्वाइटेशन था, यानी कि एक फ्लैग था। अब इस पूरे को क्या बोलेंगे, 26S। अब इस 26X ने इस फ्लैग को पहचान लिया कि हाँ भाई ये ख़त्म होने वाला है। तो अब 19S क्या है कि इसको हम लिड के फॉर्म में भी जानते हैं, तो ये अब अपना लिड ऊपर उठा देगा, सबसे पहला अपना लिड ऊपर खोल देगा, यानी कि इस प्रकार से कि भाई हमारा लिड अब ऊपर खुल गया। अब दूसरा काम ये क्या करेगा कि जो ये प्रोटीन है अब इसको अनफोल्ड करने का काम करेगा, यानी कि ये जो पहले इस प्रकार से हमारी गुच्छे के फॉर्म में थी, अब इसको सिंगल फॉर्म में लाएगा। सिंगल फॉर्म में लाने के बाद अब इसको अंदर भेजना स्टार्ट कर देगा। जब इसको अंदर भेजेगा ये, तो यहाँ पर जो बीटा सबसे बीच भाग में जो आपके बीटा कॉम्प्लेक्स है, बीटा सब यूनिट है, वो इसको क्या काम करेगा, इसको डिग्रेड करने का काम करेगा। और डिग्रेड इधर भी आपका 19S है, तो यहाँ से क्या होगी, ये जो प्रोटीन है ये हमारे टूट कर बाहर निकलने वाली है। ये कैसे निकलने वाली है, टूट के बाहर, यानी कि पहला जो था हमारा, देखो पहले क्या था, हमारी एक डिग्रेडेशन प्रोटीन थी, उस पर एक फ्लैग लगा, फ्लैग को पहचाना गया 26S से पहचाना गया। 19S ने क्या काम करा कि अब पहले तो अपने लिड को खोला, लिड को खोलने के बाद जो आपकी ये प्रोटीन फोल्डेड स्टेट में थी इसको अनफोल्ड किया और अंदर पहुंचाया। तो पहला आपका यूवी क्वाइटिनेशन हुआ, यानी कि एक फ्लैग लगा, फिर आपका रिकॉग्नाइजेशन हुआ जो कि 26S से हुआ, फिर आपका डिग्रेडेशन हुआ, यानी कि जो आपकी बीटा कॉम्प मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्चुअली, जो यूवी क्वाइटिनेशन हुआ, यानी कि एक प्रकार से टैग लगा, आपका क्या लगा, टैग लगा, ठीक है ना, एक प्रकार से टैग लगा। रिकॉग्नाइजेशन में क्या हुआ, 26S अमाइनो एसिड से पहचाना गया। डिग्रेडेशन किससे हुआ, जो आपकी बीटा सब यूनिट थी, ठीक है ना, तो जो आपकी बीटा सब यूनिट थी, एक्चुअली भाई साहब बस पूछो ना
वह आपकी बीटा सब यूनिट थी। फिर इसके बाद डी यूवी कोऑर्डिनेशन हुआ। डी यूवी कोऑर्डिनेशन में क्या है कि आपकी जो 19s थी ये 19s हट जाएंगी, ये 19s जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से अलग हो जाएंगी, यानी कि 19x जो है 19s स्ट्रक्चर ये हो जाएंगी सेपरेट, ये हो जाएंगी सेपरेट, और दोबारा से जाकर के किसी दूसरे 20s पे, किसी दूसरे 20s पर लगेंगी, उसको रेगुलेट करेंगी। तो आपका टोटल यही काम था, ठीक है ना, टोटल आपका यही हो रहा है, ठीक है। तो आई होप गाइज अब आपकी ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पहले तो पॉली यूवी कोऑर्डिनेशन हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा पॉली यूवी कोऑर्डिनेशन, यानी कि यूवी कोऑर्डिनेशन हो रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, आप देखो वही वाला स्ट्रक्चर में दोबारा से ले आया, यानी कि यूवी कोऑर्डिनेशन हो गया। फिर इसके बाद आपका रिकॉग्नाइजेशन होकर के, रिकॉग्नाइजेशन होने के बाद आपका डिग्रेडेशन होगा, डिग्रेडेशन होने के बाद आपका डी यूवी कोऑर्डिनेशन होने वाला है, ठीक है ना। देखो अब ये वही आपके हैं, ये चारों दे रखे हैं, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको अभी तक भी समझ में नहीं आया तो लेक्चर आप एक बार दोबारा से देख लेना। आई होप गाइज आपकी समझ में अभी क्या होता है, डिग्रेडेशन कैसे कैसे होता है, तो वो आपने देखा। जो रह गया है सेल सिग्नलिंग और हम सेल बायोलॉजी में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। ऑलमोस्ट मैंने जो है कंप्लीट करवाने की कोशिश करी है, बट जब बात आपके जीन्स की हो जाती है, जब बात आपके किसी भी पर्टिकुलर एक पाथवे की हो जाती है, तब हम सेल बायोलॉजी और सिग्नलिंग का जो है हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड जय हिंद।